हेलो, तो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक करा था, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पढ़े थे। ठीक है, इसकी कवरिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो इस वाली वीडियो में हम उसको क्लियर आउट करते हैं। तो ये एक ऐसा हम समझते हैं कि मसल जो है उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो ये जो ऑरेंज से इन्होंने बॉर्डर कर रखा है, जो कि डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखी है, वही डायग्राम है। तो ये जो आउटर कवरिंग है मसल की, वो क्या है? एपीमाइसियम है। क्या है वो? एपीमाइसियम। और अगर हम मसल के और भी अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो पहले तो हमें क्या मिलेगा? हमें सबसे पहले एपीमाइसियम मिलेगा। फिर जैसे हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक मसल है ना? तो ये जो आउटर कवरिंग होगी वो क्या होगी? एपीमाइसियम होगी। अब इसके अंदर बहुत सारे फेसिकल्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टुगेदर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? वो मसल। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें, नर्व इनर्वेशन है। बट वैसे अगर हम इसकी फंक्शन मतलब यूनिट देखें कि ये किससे बना हुआ है, तो ये किससे बना हुआ है? फेसिकल्स से बना हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे फेसिकल्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? फेसिकल्स पड़े हुए हैं। ये जो मैंने बनाया ना यहाँ पर अलग से, यहाँ पे भी ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? फेसिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनकी भी एक कवरिंग होती है। ठीक है, इनकी कवरिंग क्या होती है? पेरीमाइसियम। क्या होती है इनकी कवरिंग? तो यहां तक दो कवरिंग के बारे में हमने जाना। सबसे पहले जो आउटर कवरिंग मसल की है वो क्या है? एपीमाइसियम है। जो फेसिकल्स हैं उनकी कवरिंग क्या है? पेरीमाइसियम है। और समझ आ रहा है फेसिकल्स बेसिकली क्या है? दीज आर बंडल्स इनसाइड योर मसल्स। तो ये तुम्हारे मसल्स के अंदर क्या है? बंडल्स हैं। इनकी कवरिंग क्या है? पेरीमाइसियम। मसल फाइबर की सॉरी मसल की कवरिंग क्या है? एपीमाइसियम। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले हमने मसल देखा, अब मसल के अंदर क्या है वो देखा हमने कि चलो इसके अंदर फेसिकल्स प्रेजेंट है। इन फेसिकल्स की क्या, अब इस फेसिकल्स के बारे में देखते हैं। इसको यहां से हमने ऐसे बाहर निकाला एक फेसिकल को, और इसको हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो इसकी कवरिंग हमें पता ही चल गई कि बना किससे है? पेरीमाइसियम से। अब क्या होता है कि इसके अंदर में मसल फाइबर्स अरेंज्ड होते हैं। किसके क्या होते हैं यहाँ पर? इसके अंदर मसल फाइबर जो है वो ऐसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये ट्यूबुलर सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ये जो मैंने व्हाइट से भी बनाया है पिंक के अंदर, दिस पिंक वन इज योर फेसिकल। और ये जो व्हाइट से मैंने छोटे छोटे बनाए हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, वो क्या है? बेसिकली दीज आर योर मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर के स्ट्रक्चर ही हमने बहुत ज्यादा मतलब पढ़े थे कि ये किसके बने होते हैं। एक्टिन, मायोसिन, जितना अभी हमने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में, वो बेसिकली इन्हीं के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम और डिटेल में जान रहे थे, है ना? तो अब ये मसल फाइबर जो है इनकी कवरिंग क्या होती है? एनी सेल, कोई भी अगर सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोलिमा। क्या कहते हैं? सार्कोलिमा। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सार्कोलिमा इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल, मसल फाइबर और फेसिकल्स, तो आप क्या टिक करोगे यहाँ पे? मसल फाइबर। तो सार्कोलिमा जो है वो किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? मसल फाइबर की। और एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल फाइबर के अराउंड होता है, एक तरीके से उसको आप कह सकते हो कि वो आउटर लेयर ही है। उसको हम क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। जो कंफ्यूजन हो गया था पिछले लेक्चर में, तो वो क्या था? एंडो। ठीक है, वो क्या था? एंडोमाइसियम। वैसे इसकी कवरिंग क्या होती है? सार्कोलिमा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि ये एक्टिन और मायोसिन जो हमारे बेसिक दो प्रोटीन है, ये क्या है? ठीक है, किस चीज से बने हुए हैं, कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, यही सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि इनमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं, ऐसा इनका स्ट्रक्चर इवॉल्व बना हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, है ना? हमारे मसल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना? यही सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी है मसल्स की, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। कभी ऐसा सुना है कि बोन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं, बोन में क्या होता है? रिजॉर्प्शन होता है और डिपोजिशन होता है। जबकि हमारी जो मसल की प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल क्यों है? क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? इन्हीं दो प्रोटीन की वजह से। क्या नाम है इनका? एक्टिन और मायोसिन। तो सबसे पहले हम एक एक करके ना इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये किसका बना होता है और क्या क्या इसकी खासियत होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी देख के अगर ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो बहुत आराम से सुनना कि समझ आ जाएगा तुम्हें। सबसे पहले हम एक्टिन के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
एक्टिन क्या होता है तुम्हारा, जो हमने उधर पढ़ा था पिछली लेक्चर्स में, थोड़ा सा वहां से रिकॉल करो। तो ये क्या था, आइसोट्रोपिक था, है ना। मायोसिन क्या था, एनाइसोट्रोपिक था। सारे जो लाइंस के बारे में पढ़ा था, सारे जो जोन्स के बारे में पढ़ा था, उसको एक बार रिकॉल करो और तब तुम्हें ध्यान आएगा कि बेसिकली ये चीज है क्या, क्या हो रही है यहाँ पर। तो एक्टिन के बारे में हमने पढ़ा ही हुआ है कि ये क्या होता है, ये थिन फिलामेंट होता है, थिन फाइबर होता है ना। और जो दूसरा मोटा तगड़ा सा होता है वो कौन सा होता है, मायोसिन। ऐसे याद कर लो, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटा, ठीक है। तो मायोसिन क्या होता है, बिल्कुल फैटी फैटी सा होता है, और एक्टिन क्या होता है, ये तुम्हारा थिन फिलामेंट है ना। तो अब हम थिन फिलामेंट के बारे में जानते हैं कि ये किस किस चीज से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देखो, ऐसे नहीं लग रहा है कि दो हेलिकल जो है, हेलिकली बाउंड दो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो आप एक हेलिकल को, जैसे मैं पेन चला रही हूँ वैसे आप फॉलो करो इस चीज को, ठीक है। ये एक जो मैंने रेड से ऐसे ड्रॉ करा है, तुम्हें नहीं लग रहा है कि एक मोतियों की माला है ना। ऐसे जो पर्ल जड़े होते हैं, ऐसे ये मोतियों की माला है। बात अलग है कि इसकी अरेंजमेंट जो है वो ऐसी नहीं है, ये कुछ ट्विस्टेड है ना, ट्विस्ट है इसके अंदर। तो जो तुम ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो ऐसे पास ऑन हो रहा है, ये क्या होता है बेसिकली, ये एफ एक्टिन होता है। क्या होता है, फिलामेंटस, है ना। एफ का क्या मतलब है यहाँ पर, फिलामेंट, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे तुम समझ लो कि ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है ना। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर, मतलब डीएनए नहीं है, डीएनए बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। बस ऐसे इमेजिन करो कि ये ऐसे दो फिलामेंट जो हैं इसको बना रहे हैं, ठीक है। एक जो मैंने इसे ड्रॉ करा है, और एक और डिफरेंट कलर से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, और जो दूसरा है ये वाला, समझ आ रहा है, ये लाल और ब्लू लाइंस जो दिख रही है ना। तो ये क्या है तुम्हारी एफ, ये क्या है एफ एक्टिन। एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंट्स, दो फिलामेंट से मिलके ये बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इस एफ एक्टिन के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी प्रोटीन, ठीक है, सॉरी जी एक्टिन। तो बहुत ध्यान से समझना है कि एक्टिन की बेसिक मतलब ये कैसे अराइज हो रहा है कि जो फिलामेंट है, एफ और फिलामेंट, मैं एफ ही बोलूंगी, आप समझ जाना, वो फिलामेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो एफ एक्टिन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जो ट्विस्टेड फॉर्म में ऐसे जा रहे हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर देखो, ये ट्विस्टेड फॉर्म में जा रहे हैं। अब इन फिलामेंट्स को और आप बारीकी से देखोगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आप देखोगे कि ये एक पॉलीमर है ना। पॉलीमर क्या होता है, जिसकी बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा, तीन चार पांच, है ना, वो क्या होती है, पॉलीमर है। तो अगर ये पॉलीमराइज्ड है तो इसकी कुछ मोनोमेरिक यूनिट्स भी होंगी, है ना, किसी यूनिट से ये मिलकर बना होगा। तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, जी, विच इज योर ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एक जो है, ये वाला, इस कलर को मैं चेंज करके, ये जो है एक कलर, अरे यार, ये एक जो गोला है, ये क्या है तुम्हारा, जी एक्टिन, ठीक है। ये क्या है, जी एक्टिन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप समझो कि ये तुम्हारा एक जी एक्टिन है, क्या है ये, है ना, ये क्या है, जी एक्टिन है। या इसको आपको क्या समझना है, जी स्टैंड फॉर ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जी और एफ पता नहीं कौन से नए टर्म्स आ गए। जी स्टैंड फॉर ग्लोब्यूलर एक्टिन, और एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कौन सा है तुम्हारा, फिलामेंटस, ठीक है। तो जी और एफ मैं बोलूंगी शॉर्ट टर्म में ताकि जल्दी से समझ आए आपको। तो ये क्या है, एक मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करा है, इसको आप समझ लो कि ये जो है तुम्हारा क्या है, जी एक्टिन है। अब वैसे ही एक और जी एक्टिन इससे जुड़ा है, एक और जी एक्टिन जुड़ा है, एक और जी एक्टिन जुड़ा है ना। ये पॉलीमराइज होते चला गया, फिर ये क्या बन गया, पॉलीमर किसका बना, ये पॉलीमर बना जी एक्टिन को। और अब इसको हम क्या कह रहे हैं, एफ एक्टिन। क्या कह रहे हैं इसको। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि जो एफ एक्टिन है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, क्या बोलोगे आप, जी एक्टिन। किससे मिलके बना हुआ है ये, जी एक्टिन। बहुत सारे जी एक्टिन आपस में जब जुड़ जाते हैं तो जुड़ के वो क्या होते हैं, मतलब जुड़ना इन द सेंस पॉलीमराइज हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन। तो हम सबसे पहले एक्टिन जो थिन फिलामेंट है वहां अगर हम बात करें तो पहली चीज जो हमें देखने को मिली वो क्या मिली, फिलामेंटस एक्टिन। क्या मिली,
फिलामेंटस, ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया गया है ये गोले गोले से, ठीक है। तो ये नहीं समझना है कि पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, एकदम देख के कंफ्यूज हो जा रहे हैं, वैसा नहीं सोचना है। ये बेसिकली क्या है, तुम्हारी फिलामेंटस एक्टिन है। और क्योंकि ये पॉलीमर है तो आपको इसकी मोनोमेरिक यूनिट भी जाननी है कि किस चीज से ये पॉलीमराइज हुआ है, तो इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है, जी एक्टिन है। यहां तक कोई दिक्कत, समझ आया मानसी? ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा फिलामेंटस एक्टिन है, इसके पैरेलल में ही एक और प्रोटीन तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है येलो कलर से, दिख रहा है आपको ये वाला, दिस वन, है ना। ये भी इसके पैरेलल ही जा रहा है, अगर एफ एक्टिन ऐसे जा रही है तो ये भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये इनका राइट डायरेक्शन नहीं है। अगर मान लो कि इसको मैंने एफ एक्टिन माना तो ये क्या है, ये तुम्हारा फिलामेंटस, अगर मैंने इसको माना तो ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ये दोनों ऐसे ऐसे चलेंगे रेल की पटरी की तरह, ठीक है। हाँ, ये पैरेलल चलेंगे। तो ये यहाँ पर वही बात लिखी है कि जैसे ये दो थे, दो बार ये ट्विस्ट करने के लिए तुम्हें दो पॉलीमर चाहिए ना, एक पॉलीमर अपने आप तो ट्विस्ट नहीं हो रहा है, दो पॉलीमर ट्विस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो फिलामेंटस प्रोटीन है विच इज योर एफ प्रोटीन, और दो ही ट्रोपोमायोसिन है जो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर अभी तक हमें पता चले कौन कौन से, एक एफ एक्टिन और दूसरा ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन। अगर एग्जाम में ये लिख के आता है कि इसकी जो यूनिट्स हैं जो पैरेलल ऐसे जा रही हैं, ट्विस्ट बना रही हैं, और एग्जाम में लिख के आता है कि जी प्रोटीन, ठीक है, एफ प्रोटीन, है ना, ट्रोपोमायोसिन, एफ प्रोटीन और ट्रोपोमायोसिन, तो क्या आंसर करोगे? एफ को भी तो करना होगा ना, एफ भी तो है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि फिलामेंटस जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, उसकी एक मोती जो है वो क्या है, जी है। बहुत सारे मोतियों ने मिलके क्या बना दिया, फिलामेंटस बना दिया। और एक औरत ऐसा, उसको इमेजिन करो कि इसने एक मोतियों की माला पहन रखी है, ठीक है, पर उसका मन उससे भी नहीं भरा, फिर उसने एक और माला पहन लिया उसके ऊपर ही, थोड़ा उससे पतला सा, ठीक है, कि मतलब उसको ऐसा है कि मतलब ये मोतियों की माला भी दिखनी चाहिए बट मुझे और भी पहनना है, मन तो भरता नहीं है, तो उसने एक और पहन ली, वो क्या हो गई तुम्हारी ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये दो हमें पता चल गया। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। इसमें तीन प्रोटीन्स होते हैं, एफ प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा जो है वो ट्रोपोनिन होता है। क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ए पॉइंट मान लेते हैं हम कि ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है तुम्हारा क्या हो गया, ट्रोपोमायोसिन हो गया। दूसरी प्रोटीन क्या हो गई, ट्रोपोमायोसिन हो गई। पहली क्या हो गई, फिलामेंटस हो गई। अब देखो, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोनिन के बारे में पढ़ो, सबसे छोटी सी यही है। ट्रोपोनिन कैसे याद कर लो, नीन नन्ही, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम्हें जो लगे ना ये निमोनिक से मुझे याद हो जा रहा है वही याद करना है, बस याद करना है, कैसे भी याद करना है। तो ये नन्ही सी जान क्या है, ट्रोपोनिन। पर ये मतलब ये सिंपल प्रोटीन नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो दिस वर्ड आप इसको बहुत ध्यान रखोगे कि अगर इन तीनों में से ऐसे लिख के आता है कि अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विच इज प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल, हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इतनी आसानी से, तो बस ये जानना है कि बेसिक बहुत क्लियर होने चाहिए। बेसिक जैसे ही क्लियर होगा वो क्वेश्चन को चाहे कितना भी फ्रेम करे, तुम्हें आधा जवाब तो वो रीड करोगे ना जब तुम क्वेश्चन, तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इस प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे लिखता है, केस प्रेजेंट करता है कि a protein which is complex in nature and it is present at regular intervals on the tropomyosin। तो तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत ना पड़े कि कौन सा था, ये फिलामेंटस था या ट्रोपोनिन था, ऐसा बिल्कुल कंडीशन नहीं आना चाहिए पेपर में। एकदम तुम्हें माइंड में क्लियर विजन होना चाहिए कि ये एक ही प्रोटीन की बात कर रहे हैं। और ऐसा कब होगा, जब आप इनके वर्ड्स पे ध्यान दोगे, सारे नेचर को आप बहुत अच्छे से समझोगे कि एफ एक्टिन है तो इसकी क्या स्पेशलिटी है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो क्या है, जी प्रोटीन्स हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। तो अगर ऐसे वो फ्रेम करता है ना, कि एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी मोनोमेरिक यूनिट जी है, तो आप वहां पर ऐसे, और ऐसा होता है, अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि हम नहीं भूलेंगे, बट जब चैप्टर्स कंपाइल होते जाएंगे, एक के बाद आप एक चैप्टर्स पढ़ोगे और रिवाइज नहीं हो पाएगा टाइम पे, तो आप दो में कंफ्यूज हो जाओगे। एक मतलब चार में से दो आप एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि आपको प्रीवियस नॉलेज अच्छा खासा है, बट क्योंकि लैक ऑफ रिविजन आप दो में कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर किस्मत खराब रही
तो जो गलत वाला आंसर है आप वही टिक करके आओगे, है ना। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हो ट्राई करो कि आपको क्या, किस तरीके से आप सोचोगे कि आपको याद हो जाए वो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ट्रोपोनिन, नीन क्या है, नन्ही सी जान, लेकिन कर दिया सबको परेशान, तो है ही ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, है ना। तो ऐसे सोचते रहो कि मुझे इसको याद रखना है और मुझे इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहोगे तो बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो थोड़ा बस एक बार ध्यान से देख लो, वैसे ही खत्म हो जाएगा, समझ आ जाएगा ऐसे ही। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है नन्ही सी, वो क्या है, ट्रोपोनिन। ये हर एक जो तुम्हारा ये है ट्रोपोमायोसिन, इसमें हर एक रेगुलर इंटरवल पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये प्रेजेंट रहता है, जैसे ये वाला, ये क्या है तुम्हारा ट्रोपोनिन। तो यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 ही प्रोटीन है, एफ प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ठीक है। ट्रोपोनिन कहाँ पे, रेगुलर इंटरवल्स पे। 2 जो है वो तुम्हारे पॉलीमराइज होके एक चेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और तीसरी क्या है, ऐसे कहीं कहीं पे, जैसे अगर ये चेन बना रहे हैं तो ये यहाँ पर एक बार रह लिया ये, ठीक है, यहाँ पर रह लिया, यहाँ पर रह लिया, यहाँ पर रह लिया, यहाँ पर रह लिया, एक रेगुलर इंटरवल्स पे ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी फिलामेंट है, वो क्या है, मोटू सी। कौन सी, मायोसिन, एम फॉर मोटा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, थिक फिलामेंट की। अच्छा, थिन फिलामेंट्स में कोई किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है, समझ आ गया। तो अब पढ़ते हैं थिक फिलामेंट के बारे में। तो जैसे उसमें हमने 3 प्रोटीन पढ़े थे, यहाँ पे भी कुछ चीजें होंगी बट उससे अलग होंगी, तभी तो उसका अलग सा नाम है, ठीक है। तो इसके बारे में चलो एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये भी आप देख रहे हो कि ये भी क्या है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन ही है, जैसे वो है वैसे ये भी क्या है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है ना। Many monomeric proteins called meromyosin constitute one thick filament। अब देखो वहां पे क्या था कि F18 जो था, चलो वहां पे तो खैर 2 फिलामेंट स्ट्रक्चर थे, तो एक ही को तुम रख लो कि जो F वाला था फिलामेंटस, उसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या थी, ठीक है, G प्रोटीन। वैसे ही ये भी एक पॉलीमराइज स्ट्रक्चर है, इसकी भी कुछ मोनोमेरिक यूनिट की होगी, क्या होगी, मेरोमायोसिन। क्या होगी, मेरोमायोसिन। इसको आप याद करो, इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी, मेरोमायोसिन। अब देखो इस मेरोमायोसिन की कुछ खासियत है, जैसे वहां पे खासियत थी उसकी ट्रोपोनिन की, ठीक है। थोड़ा तो ट्रोपोनिन, बाकी दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हो पर ट्रोपोनिन को मत भूलना, ठीक है। तो उसकी खासियत हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या स्पेशलिटी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मेरोमायोसिन क्या करता है। तो देखो ईच मेरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, अ ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। देखो अब क्या होता है कि मेरोमायोसिन जो होती है सॉरी, इसके 2 पार्ट होते हैं, ये है शॉर्ट आर्म और हेड, और ये क्या है, लॉन्ग आर्म, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या है इसका, टेल। द फॉर्म बीइंग कॉल्ड हेवी मेरोमायोसिन। तो जो पहले वाला जो हेड वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, हेवी मेरोमायोसिन, और जो लाइट वाला है उसको क्या कहते हैं, ये, हाँ, इसको क्या कहते हैं, लाइट मेरोमायोसिन। तो बस ये टर्म्स है याद करने के, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखो अब क्या कहते हैं, द HMM कंपोनेंट्स दैट इज द हेड, ठीक है। तो हेड कैसा है, हमारा भी हेड छोटा ही होता है, ठीक है, वैसे ही याद कर लो, थोड़ा बहुत चीजें कंपेयर करके याद करोगे तो याद होगा। तो देखो ये क्या होता है कि जो छोटा वाला पोर्शन है जो कि कैसा है, हैवी है, हेड कैसा है, हैवी है एंड शॉर्ट है, ठीक है। The HMM component that is the head and the short arm projects outward at regular filaments and it is known as cross arm। इसको क्या कहते हैं, ऐसे तुम समझ लो कि ये वाला इसका टेल हो गया और ये वाला इसका हेड हो गया, ये क्रॉस मतलब ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बना रहे हैं यहाँ पर, क्रॉस आर्म बना रहे हैं। तो बस एक चीज याद रखनी है कि थिक जो है इसमें 2 पार्ट होता है, हेड और टेल। हेड जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, हैवी होता है, और टेल जो होती है हमारी कैसी होती है, लंबी होती है, पूंछ वैसी लंबी होती है। तो यहाँ पे वैसे याद कर लो कि इसकी पूंछ जो है वो लंबी है। अब हम क्या करते हैं, इस हेड वाले सेक्शन को देखते हैं। वैसे इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, मेरोमायोसिन ही है। अब ये हेड जो होती है एक रेगुलर इंटरवल पे क्रॉस करके क्या बना लेती है, क्रॉस नाम बना लेती है। इतना बात समझ आ गया आप सबको। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे
द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम स्टार मार्क कर लो कि ये याद रखना है। तो ये ग्लोब्यूलर जो इसका हेड है, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक तो इसके पास एटीपेज एंजाइम है ना, उस एंजाइम का क्या यूज है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि उसका यूज क्या है। अभी हम ये देख लेते हैं अभी के लिए कि इस पे एक दो साइट्स होते हैं। पहला साइट किसके लिए होता है, बाइंडिंग साइट पहला किसके लिए होता है, एटीपी के लिए होता है, और दूसरा साइट किसके लिए होता है, एक्टिन के लिए होता है। तो हेड जो है, जो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा नहीं, इसका मायोसिन जो मोटूस है, इसका जो हेड वाला पोर्शन है उसमें दो बाइंडिंग साइट है। पहला किसके लिए बाइंड हो रहा है, एटीपी के लिए, और दूसरा किसके लिए बाइंड हो रहा है, एक्टिन के लिए। और एक और चीज कौन सी है यहाँ पर, एक एंजाइम है। क्या है यहाँ पर, एंजाइम है। तो तीन चीज इसके बारे में याद करनी है, इसके हेड के बारे में, बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, और यहाँ पर एक एंजाइम है। उस एंजाइम का क्या नाम है, एटीपेज हाइड्रोलेज। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी तक आप लोगों को समझ आए ये दो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थे हमारे, एक्टिन और मायोसिन के बारे में। एक्टिन को हम और क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। मायोसिन को क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। उसमें जो दोनों जोन्स होते हैं, ठीक है, सार्कोमियर क्या है, ये सारा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो याद तो आ रहा है ना, या भूल गए, ये बताओ, याद आ रहा है ना? तो याद ही रखना है क्योंकि इसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारा मसल जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, क्या ऐसी चीजें हो रही हैं, क्या कर रहे हैं। अभी दोनों प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों जो प्रोटीन है ये कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे होंगे। तो कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्लाइडिंग थियरी जो होती है वो ही बताती है इसको बहुत अच्छे से। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। कौन सी थियरी है, स्लाइडिंग, यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ये बेस्ट एक्सप्लेन करती है, मतलब ये कि एक प्रोटीन जो है दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। तो कॉमन सेंस से बताओ कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा होगा, जल्दी बताओ, ये अभी का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो यहां से हम पढ़ते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल्स बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। अब देखो, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वही सिग्नल भेजता है, तभी हमारे बॉडी में किसी भी तरह की हरकत होती है। ये बात तो आप सबको पता है। और एक दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी होता है और मोटर होता है। मोटर क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी तुम्हारा टारगेट टिश्यू है, टारगेट ऑर्गन है, वहां तक वो इंपल्स को लेके आता है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, कि जो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है कि वाया मोटर न्यूरॉन वो इंपल्स को भेज रहा है। कहां पर भेजेगा, मसल्स के पास। ठीक है, तो अब हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि एक यहाँ पर ये मसल है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा ब्रेन है। इसको क्या करवाना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो यहां से मोटर न्यूरॉन जो है तुम्हारा, ये क्या लेके आएगा, ये सिग्नल लेके आएगा, है ना। और ये सिग्नल कैसे कैसे यहाँ पे पहुंचता है, क्या क्या पाथवेज है ना, और यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है, ये चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि जो तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो इनिशिएट कैसे होगा, सिग्नल उसको कौन भेजेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, तुम्हारे मसल जिसको कॉन्ट्रैक्ट होना है उसको सिग्नल भेजा, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन। और यहाँ पे एक मोटर एंड प्लेट होता है। चलो खैर आगे हम डिस्कस करते हैं। अब क्या होगा, अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट मोटर यूनिट। ये सारे एनसीईआरटी में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, बस इसको मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजना किसके थ्रू है, मोटर न्यूरॉन। अब ये तुम्हारा मैं मान लेती हूँ कि ये क्या है, मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल के पास लेके आ रहा है इंपल्स को, है ना। अब ये मसल, ये तुम्हारा, हमने क्या पढ़ा था अभी कि मसल के अंदर की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, मसल फाइबर्स। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ मसल फाइबर। तो इसके जो मसल फाइबर है ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट क्या है कि तुम्हारा न्यूरॉन
और मसल फाइबर दोनों मिलके क्या बना दिया, मोटर यूनिट। अगर मैं पूछूं एक मोटर यूनिट एक टर्म है, इसमें क्या क्या दो चीजें हैं, पहला तुम्हारा होगा मोटर न्यूरॉन और दूसरा क्या होगा, मसल फाइबर। कुछ दिक्कत हो रही है, समझ आ रहा है ना अच्छे से, है ना, कि मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, और ये किससे जाके मिला, मसल फाइबर से, क्योंकि वहीं पर तो इसको इम्पल्स को लेके जाना है। ये दोनों मिलके क्या बना दिए, मोटर है, ठीक है, क्या बना दिया उन्होंने, मोटर यूनिट बना दिया। द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलिमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। अब एक बात बताओ कि ये जैसे मान लो कि ये मसल है, ठीक है, और इसको हमें कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ना, और ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का हमने क्या नाम रखा है, मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये इंपल्स को लेके आ रहा है। ये दोनों ऐसे मिलेंगे, है ना, तो इन दोनों ने अभी हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ा, ये क्या बना रहे हैं दोनों मिलके, मोटर यूनिट। ये क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, मोटर यूनिट। अब क्या होगा, जहां पर ये इससे कांटेक्ट कर रहा है, ये क्या था तुम्हारा मसल फाइबर, और ये क्या था न्यूरॉन, ये जहां पर कांटेक्ट कर रहा है, तो मसल फाइबर, अगर मैं मसल्स की बात करूं या फिर मसल फाइबर की बात करूं, तो इसका आउटर लेयर क्या होगा, सार्कोलिमा होगा, और ये मोटर न्यूरॉन तुम्हारा है, ये जहां पर कनेक्ट होगा, ये जो जंक्शन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। क्या कहेंगे इसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। तो आपको मोटर यूनिट में और मोटर एंड प्लेट में कंफ्यूज नहीं होना है। मोटर एंड प्लेट क्या है, जंक्शन है, कहां कहां के बीच में, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलिमा के बीच में। सार्कोलिमा क्या है, तुम्हारे मसल फाइबर की कवरिंग है, और ये क्या है, मोटर यूनिट क्या है, तुम्हारा बस मोटर न्यूरॉन और सारे के सारे मसल फाइबर, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। A neural signal reaching this junction releases neurotransmitter acetylcholine which generates an action potential in the sarcolemma। अब क्या हुआ कि आप सबको पता है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, एसिटाइलकोलिन होते हैं, ठीक है, नॉरेपिनेफ्रिन भी होता है, खैर वो छोड़ो, यहाँ पे ACH रिलीज हो रहा है। तो बहुत ही बेसिक चीज है, ऐसे आप समझो कि ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर में कुछ ऑल्टरेशन होगी तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये मसल फाइबर के अंदर जो प्रेजेंट है इसके प्रोटीन्स, एक्टिन और क्या पढ़ा था हमने, मायोसिन, ये कुछ चीजें करवा रहे होंगे, है ना, तो वो हम देखते हैं क्या क्या इसमें हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप समझ लो कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, और ये क्या कहते हैं, ये क्या हो गया आपका मसल फाइबर हो गया, है ना। अब क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां से क्या करा इसने, वाया मोटर न्यूरॉन क्या भेजा इसने, यहां पर इंपल्स जनरेट करा, ठीक है, स्टिमुलस इसने सेंड किया, ये मोटर न्यूरॉन यहाँ पे लेके आया, और ये जो इसकी कवरिंग है मसल फाइबर है ही, तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, सार्कोलिमा होगा, और ये जंक्शन जहां पे मोटर न्यूरॉन सार्कोलिमा से मिल रहा है वो क्या हो गया तुम्हारा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या हो गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब क्या होगा, ये इंपल्स किस फॉर्म में, अब क्या करना है कि हमें अपने इंपल्स को इसमें ट्रांसफर करना है ना, किसमें ट्रांसफर करना है, मसल फाइबर में। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे कि क्या हो कि इंपल्स जो है वो तुम्हारा ट्रांसमिट कहाँ पे हो जाए, मसल फाइबर में, मतलब सार्कोलिमा में कुछ चेंजेस हो जाए। तो क्या होगा कि मोटर न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे, एसिटाइलकोलिन, कुछ मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, है ना। तो एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, और वो कहाँ पे रिलीज होगा, और वो कुछ चेंजेस करेगा किसके अंदर, सार्कोलिमा के अंदर। इतना समझ आ गया कि सार्कोलिमा के अंदर चेंजेस हो गए, बहुत ही आसान सी बात है, बस दो चार टर्म्स है, मोटर एंड प्लेट है या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जहां पे कनेक्शन है किसका किसका, सार्कोलिमा का और मोटर न्यूरॉन का। वेरी स्पेसिफिकली इस चीज को याद रखना है, एनसीईआरटी खोलनी है, और जो लाइन वहां पे दी हुई है वही लाइन यहाँ पे छपनी चाहिए, ठीक है, कि क्या है मोटर एंड प्लेट, ठीक है, मोटर न्यूरॉन क्या है, ठीक है, मोटर यूनिट क्या है, इन सब चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको लगेगा कि मुझे एग्जाम में इस चीज से कंफ्यूजन हो सकता है तो डेफिनेटली होगा, अभी सोचो कि नहीं होगा, फिर भी होगा वैसे तो, ठीक है, तो एटलीस्ट सोचो कि नहीं होगा, है ना। तो यहां तक समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत,
नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एसिटाइलकोलिन रिलीज किया और सार्कोलिमा में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। ठीक है, इसमें इंपल्स जो है अब कहां तक पहुंच गया है, दिमाग से मसल तक पहुंच गया है। अब देखो ये चेंज और क्या क्या करवाता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर कि दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। अभी मैंने क्या बोला था कि सार्कोलिमा जो है उसका जो पोटेंशियल है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो वो कुछ तो करेगा, नॉर्मल तो चुप तो बैठा नहीं रहेगा, उसके पास मतलब उसको कोई आके कोई दुश्मन उसको पंच कर रहा है तो वो भी तो अब जवाब देगा ही। तो अब क्या, सार्कोप्लाज्म क्या है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म ही है। और क्या है, मतलब सार्को सार्को वर्ड बस लगा दिया मसल के टर्म में, बाकी चीजें तो सेल वाली ही है सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा कि अब जो मसल फाइबर है यहाँ पर सार्कोलिमा में एक्शन पोटेंशियल आया और सार्कोप्लाज्म में चेंजेस हुए। वो चेंजेस क्या कर रहे हैं कि कैल्शियम को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल का क्या काम था, बेसिकली कैल्शियम को रिलीज करवा देना, कैल्शियम को निकलवाओ कैसे भी। अब ये देखो कैल्शियम क्या कर रहा है निकल के। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ने क्या करवाया, एसिटाइलकोलिन ने कैल्शियम को रिलीज करा। वैसे अगर मैं इसका ऐसे देखूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसने क्या भेजा, इंपल्स जनरेट करा, किस फॉर्म में, एसीएच एसिटाइलकोलिन के फॉर्म में। ये क्या करा, इसने ऑल्टर करा पोलैरिटी ऑफ सार्कोलिमा। इसने क्या करवाया, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम, कैल्शियम कहां से रिलीज होगा, सार्कोप्लाज्म से क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा। यहां तक कोई दिक्कत, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैसे कैल्शियम तक रिलीज हुआ, ये सारी चीजें सबको समझ आ गई अच्छे से। ठीक है, अब देखो कैल्शियम रिलीज होने के बाद ये कैल्शियम क्या करता है। अब देखो क्या होगा कि कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज करने लगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल आते ही रहेगा, है ना। तो देखो इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन on the actin filament and thereby removing the masking of active sites for myosin। समझ आए क्या कहना चाह रहा है कि जो मायोसिन है ना। और मैंने तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने जब स्टार्टिंग में, कि स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी जो है इसको बेस्ट एक्सप्लेन करती है। उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो कौन किसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, एक्टिन स्लाइड से ऊपर मायोसिन, क्योंकि मोटा तगड़ा इंसान है ना, वो उसके ऊपर अगर एक पतला सा इंसान स्लाइड कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वही चीज हो रही है कि जो तुम्हारा ये था, क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूनिट छोटू सा था, जो रेगुलर इंटरवल्स पे था, उसने क्या कर रखा था कि जो हमारी एक्टिन है, जैसे मानसी ने अभी मास्क लगा रखा है ना, तो वो मास्क का काम कर रहा था, किसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर। उसने मास्क कर रखा था कि मायोसिन जो है उससे बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, उसके एक्टिव साइट को किसने मास्क कर रखा है, ट्रोपोनिन ने, है ना। अगर मानसी को अगर कुछ खाना है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, मास्क को रिमूव करना होगा। तो उसको स्टिमुलस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ फेवरेट क्या है, पेस्ट्री। तो इसको हमें पेस्ट्री दिखाना होगा कि मानसी ये देख पेस्ट्री, देखो, फिर मानसी का नीचे आ जाएगा नाम सुनते ही। तो मानसी को हम क्या समझते हैं, एक्टिन समझते हैं। मानसी के मुंह पे क्या रखा हुआ है, मास्क रखा हुआ है। किसने मास्क बनाया हुआ है, ट्रोपोनिन ने। अब मानसी को क्या चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए कि अपना मास्क जो है वो रिमूव कर सके। वो हमने क्या दिया, पेस्ट्री। तो कैल्शियम बेसिकली क्या है, पेस्ट्री ही है। ठीक है, उसको देखते ही जो मास्क है वो हट जाएगा, ट्रोपोनिन जो है वहां से हट जाएगा। तो ट्रोपोनिन को हटाने के लिए हमने क्या करवाया, कैल्शियम रिलीज करवाया। ठीक है ना। तो देखो अब क्या होता है, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑन द of troponin on the actin filaments and thereby removing the masking sites for myosin। ठीक है, कैल्शियम जाके इसको बोलेगा कि ट्रोपोनिन चल हमारे साथ चल। ठीक है, और ट्रोपोनिन के साथ कौन बाइंड कर जाएगा, कैल्शियम। ट्रोपोनिन के साथ तो कैल्शियम बाइंड करेगा, और एक्टिन जो होगा अब वो मास्क जो है हट चुका है बिल्कुल आराम से, अब मायोसिन जाके उससे बाइंड कर सकता है। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। तो देखो क्या होता है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपेज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस लाइसिस का क्या मतलब होता है, एटीपी का टूटना, है ना। तो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, क्रॉस आर्म कहां पे फॉर्म हो रहा था,
मायोसिन के स्ट्रक्चर्स में क्या फॉर्म हो रहा था, क्रॉस आर्म, उसके हेड जो थे वो ट्विस्ट हो रहे थे, वो क्या बना रहे थे, क्रॉस आर्म। यहाँ पर क्या बन रहा है, क्रॉस। यही छोटी छोटी चीजें है ना, ध्यान से पढ़ो, कहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा है, कहाँ पे ऑलवेज लिखा है, कहाँ पे नेवर लिखा है, कहाँ पे मोटर एंड प्लेट लिखा है, कहाँ पे मोटर यूनिट लिखी है। बस यही छोटी छोटी बातें, इसको बस रटना है, तुम्हें समझना है और याद कर लेना है। इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम बैठ के वहां पे मनन कर रहे हो कि अच्छा ये था, ये था, इतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद भी करना, और याद कैसे होगा, जब समझ आएगा। अब मैं कभी भी तुम्हें श्रेया को उठा के पूछूं कि इस लड़की का क्या नाम है, तो ये सोचेगी कि अरे क्या नाम था उस लड़की का, लंबे लंबे बाल थे, मास्क लगाती थी, ऐसा तो नहीं सोचेगी ना, फटाफट जवाब देगी कि मानसी, है ना। तो याद करने के लिए अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, तो तुम बेस्ट करने की कोशिश करो, तभी याद रहेगा पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि जो एटीपी हाइड्रोलाइज हो रही है, ठीक है, उसकी एनर्जी हमने यूज करी, और अब एक्टीन क्या है, मास्क वहां से बिल्कुल हट चुका है। किसने मास्क लगा रखा था, ट्रोपोनिन ने। वहां पे कौन जाके बाइंड कर गया, प्रोपोनिन को बहला दिया किसने, कैल्शियम ने। तो वो अब एक्टीन जो है वो बिल्कुल एक्सपोज्ड है, और मायोसिन को जाके उससे बाइंड करना है, तो उसको एनर्जी चाहिए ना उससे बाइंड करने के लिए। तो वो क्या करता है, एटीपीज मतलब एटीपी हाइड्रोलिसिस से क्या करता है, एटीपी को तोड़ लेता है और उससे एनर्जी मिल जाती है उसको, ठीक है। अब क्या होता है, दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड क्या है तुम्हारा, एनाइसोट्रॉपिक, विच इज योर मोटूसा, ठीक है। तो ऐसे भूलना नहीं है, याद रखना है, और इसको मतलब क्लास में ही याद हो जाना चाहिए चैप्टर, ठीक है। बहुत वैसे भी आसान सा चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चन ही आएंगे इससे। This pulls the attached actin towards the center of एक डायग्राम में यहाँ पे तुम्हें दिखाती हूँ, शायद तुम्हें अच्छे समझ आए। देखो ये तुम्हारा डायग्राम है, देखो यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट है, और ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है। ये इसका हेड वाला पोर्शन है ना। जैसे उसके स्ट्रक्चर्स को याद करो एक बारी, और फिर तुम इमेजिन कर सकते हो ये उसके हेड वाला पोर्शन है, और वो क्या है, एक्टिन है। वहां पे जैसे ही कैल्शियम बाइंड कर जाएगा, वो साइड क्या हो गया, अब एक्सपोज्ड है। यहाँ पर जाके मायोसिन जो है उससे बाइंड कर सकता है, अब एनर्जी भी मिल गई, बाइंड हो गया। अब बाइंड होने से क्या क्या चीजें होंगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड करेगा, वैसे इतना मोटा तगड़ा इंसान है, इसको अगर वो पुल करेगा तो एक्टिन जो होगा उसकी लेंथ क्या होगी, घटेगी, घटेगी ना। तो दो चीजें हो रही हैं। पहला क्या हो रहा है कि एक्टिन जो है पुल्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स मायोसिन, ठीक है। ये मतलब वैसे ही तुम समझ सकते हो कि अगर वो उससे बाइंड कर रहा है ना, बाइंड, अगर यहाँ पे एक ऐसी चीज है और इसमें, वैसे मैंने उल्टा बोल दिया, ये पतली सी चीज है, क्या करूं यार, ये पतली सी चीज है और ये मोटू सी चीज है, ये इसको अगर अपनी तरफ खींचेगी तो ये क्या होगा, वैसे तो ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है तो ऐसा नहीं होगा, बट आप इसको इमेजिन करो, ये क्या होगा, नीचे इसकी तरफ जाएगा क्योंकि ये ज्यादा बलशाली है ना। तो अगर हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, एक गेम भी होता है ना ऐसा जिसमें हाँ टग ऑफ वॉर होता है, तो जो बलशाली इंसान होता है उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसी की तरफ बह जाते हैं जो कमजोर लोग हैं, ठीक है। तो मानसी हंस रही है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं हमारे, वो किसकी तरफ जाएंगे, मायोसिन की तरफ, क्योंकि वही बलशाली है। तो टग ऑफ वॉर में विनर कौन होगा, मायोसिन, वो तो पहले ही पता है। तो दो चीजें हुई कि एक्टिन जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ खींचेगा। और मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज में जाओ, जो प्राचीन काल में तुम लोगों ने पढ़ा था कभी, कि इसमें एक तुम लोगों ने पढ़ा था कि सार्कोमियर क्या होती है, जेड सक्सेसिव जेड लाइन। तो सार्कोमियर की साइज पे क्या असर होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बताओ यार, तेज बोलो। हाँ तो कॉन्फिडेंटली बोलो ना, सही बोल रहे हो तुम लोग। तो जो जेड लाइन होगी उसकी सॉरी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। अगर पहले मान लो 10 सेंटीमीटर, जो कि नहीं होती है, प्लीज इसको मत याद रखना, तो अब वो घट के कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, बट 11 तो नहीं होगी ना, है ना। तो जो जेड लाइन है वो क्या होगा, सार्कोमियर जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। और एक्टिन क्या होगा, पुल्स टुवर्ड्स मायोसिन। ये दो चीजें होंगी। इतना समझ आया कैल्शियम ने क्या खेल करा है, क्यों कैल्शियम को रिलीज करा गया है, क्यों करा गया है, ताकि जो हाँ ट्रोपोनिन को बहला फुसला के ले जाए और ये लोग बाइंड कर जाए, ठीक है, इनकी दोस्ती हो जाए,
ठीक है। तो यही चीज होती है, यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी अभी आप सबको बताया है कि सार्कोमियर जो होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आज के बाद तुम लोगों से कोई पूछे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो तुम लोग क्या कहोगे कि डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ सार्कोमियर, कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। बोला अरे मम्मी तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ यार, यहाँ पे सार्कोमियर का लेंथ घट गया है, ठीक है, यही बात बोलोगे तुम लोग अब जाके। During shortening of the muscle, that is contraction, the I band gets reduced whereas A bands retain its length। अच्छा एक बात बताओ, टग ऑफ वॉर जब हो रही है तो मायोसिन के लेंथ पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? उसके लेंथ में भी कुछ असर हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? मतलब कॉमन सेंस से वो जो डायग्राम है उसको एक बार अपने दिमाग में फिर से ले आओ, छप जाना चाहिए वैसे तो तुम्हारे दिमाग में। तो मुझे बताओ क्या मायोसिन के लेंथ में कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है यार, वो तो पतला सा चीज है, उसको पकड़ के खींच लेगा वो, है ना, उसको क्या ही हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, जो तुम्हारा सार्कोमियर है उसका लेंथ घट रहा है, और जो तुम्हारा मोटा ताजा एक्टिन वाला सॉरी अनआइसोट्रोपिक बैंड विच इज मायोसिन, इसकी लेंथ में कोई असर नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब क्या होगा, the myosin releases the ADP and phosphate goes back to its relaxed state। अब क्या होगा कि यहाँ पर ही आप देख लो, यहाँ पे क्या होगा कि एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड करा और क्या बन गया यहाँ पे, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज अभी हमने पढ़ा था, क्रॉस ब्रिज क्या है, ठीक है, ये मायोसिन की हेड है, जैसे ही बाइंड करेगा ये क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज जैसे ही बनेगा ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, और अब मायोसिन क्या करेगा, रिलीज करेगा एडीपी और फॉस्फेट को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जैसे ये रिलीज होगा एनर्जी अब खत्म, क्या होगा, यहां से अलग हो जाएगा दोनों, और एडीपी और फॉस्फेट फिर से मिलके क्या बना लेगा, एटीपी, और यही प्रोसेस जो है वो चलते रहेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये लाइन ही लिखी हुई है, सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपके लिए एक बार फिर से इसको रीड कर देती हूँ। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट गोज बैक टू द रिलैक्स स्टेट, और ये जो स्टेट है तुम्हारा कौन सा स्टेट है, स्लाइडिंग और रोटेशन विच इज योर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही वो वहां से अलग होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा। The ATP is again hydrolyzed by myosin head and the cycle of the cross bridge formation and breakage is repeated causing further sliding. The process continues till the calcium ions are pumped। अब ये कब तक होते रहेगा, जब तक कैल्शियम फिर से ना आ जाए। कैल्शियम आके क्या करेगा, मतलब कैल्शियम फिर से पंप बैक ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए, क्योंकि कैल्शियम जब तक रहेगा तब तक वो क्या करेगा, ट्रोपोनिन को अपने साथ ही बांध के रखेगा। अब एक्टिन को कोई मास्क, अब मानसी को कोई मास्क ही नहीं लगा रहा है ना, तो मानसी तो एकदम पेस्ट्री खाई ही जाएगी, खाई जाएगी, खाई जाएगी, है ना, तो उसको रोकना पड़ेगा कुछ। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सामने से पेस्ट्री का ट्रे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेस्ट्री क्या थी, यहाँ पर कैल्शियम थी, तो कैल्शियम को हमें क्या करना होगा, वहां से मतलब वो फिर से जहां से आया था वहां पे वो मतलब वहां से आना बंद जब तक ना हो जाए तब तक ये चीज क्या होगी, होती रहेगी। ठीक है, process continues till calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae resulting in the masking of actin filaments। This causes the return of Z lines back to their original position which is your relaxation। तो contraction अगर साइंस के टर्म में कहेंगे तो क्या कहेंगे, decrease in length of sarcomere, decrease in length of Z line is your contraction, और return of Z line back to their original position is your relaxation। यही बात बोलोगे अब तुम लोग। ठीक है, repeated activation of muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to the anaerobic breakdown of glycogen in them causing fatigue। अब देखो, अगर हम क्या करेंगे कि मसल फाइबर को रिपीटेडली एक्टिवेट करते रहेंगे, एक्टिवेट करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवाते रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। एनारोबिक ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है, विदाउट ऑक्सीजन। कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना। तो अब क्या होगा, सॉरी ग्लाइकोजन का अब क्या होगा, एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या होगा, अब टूटे लग जाएगा, क्योंकि हम रिपीटेडली वही काम उससे करवा रहे हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा देन वी फील फटीग। क्या हो जाएगा, फटीग मसल उसको कहते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ एटीपी क्या है, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द मायोसिन एंड एक्टिव मायोसिन हेड विद द ग्रुप। मतलब ये क्या करवा रहा है, एटीपी अगर नहीं रहता, एक बात बताओ, तो क्या कभी एक्टिन और मायोसिन की दोस्ती हो पाती, नहीं हो पाती, क्योंकि एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी प्रोवाइड कर रहा है।
यही एटीपी अगर नहीं रह रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, अगर हम रिपीटेडली करवा रहे हैं तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही हो जा रहा है, लैक्टिक एसिड वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है, फटीग हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, मसल की मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन में कोई दिक्कत? अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि इस चीज को एक्सप्लेन करो शुरू से लेके लास्ट तक, तो कर दोगे बिल्कुल आसानी से? ठीक है, एक बार मैं फिर से समराइज कर देती हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ठीक है, उसने क्या किया, मोटर न्यूरॉन से जो सार्कोप्लाज्म है वहां पर क्या भेजा, एसिटाइल कोलिन विच इज योर न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या जनरेट करेगा, जो सार्कोमियर है, सार्कोलिमा है, उसके अंदर क्या करेगा, वो उसके पोलराइजेशन को चेंज करेगा, ठीक है, वहां से क्या होगा, कैल्शियम जो होगा सार्कोप्लाज्म से रिलीज हो गई। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, ट्रोपोनिन से मास्क कर जाएगा, ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा, तो मास्किंग ऑफ एक्टिन जो होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अब जो तुम्हारा मायोसिन है उसके पास जो तुम्हारे वो बाइंड कर सकता है एक्टिन से, क्योंकि अब एक्टिन क्या है, बिल्कुल एक्सपोज्ड है। एटीपी, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगी उसकी, वो जाके बाइंड करेगा, क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा, क्रॉस ब्रिज बन गया, उसके बाद से क्या होगा, वो स्लाइड करेगा, फिर ये सारी लाइंस कौन छोटी हो रही है कौन बड़ी हो रही है, जेड लाइन, सार्कोमियर, यू नो ऑल दैट, ठीक है, फिर वो एटीपी मायोसिन एडीपी और फोस्फेट रिलीज करेगा, फिर से एटीपी बनेगा और फिर से ये मैकेनिज्म खत्म हो जाएगी जब तक कैल्शियम बैक ना हो जाए सार्कोप्लाज्म में। यहाँ तक कोई दिक्कत? वैसे जैसे मैंने बताया ना, इतने शॉर्ट में तुम लोग नहीं बताओगे, तुम लोग ये बताओगे कि मोटर यूनिट क्या होती है, मोटर एंड प्लेट क्या होती है, ठीक है, अभी पूछूंगी मैं, ठीक है। चलो, ये वही दे रखा है यहाँ पर कि तुम्हारा सार्कोमियर जो है ये कैसे छोटा हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, आप देख रहे हो इन दोनों डायग्राम में कि कौन सा डायग्राम बड़ा है कौन सा छोटा है। बहुत आसानी से आपको एनसीईआरटी में ये सारे डायग्राम मिल जाएंगे, वहां पे भी उपलब्ध है ये सारे डायग्राम। अब देखो डिफरेंसेस होते हैं रेड और व्हाइट मसल्स में, ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में, इसे चार्ट बना के नहीं दे रखा है बट दे रखा है, चार्ट बनाया है, हाँ ऐसे ही दे रखा है, रेड है, ठीक है, ये स्लो मसल्स होते हैं, इसमें मायोग्लोबिन कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, ब्लड वेसल ज्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है, लेकिन ये स्लो होता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन इज लेस पावरफुल होता है, मसल्स इन्वॉल्व एंड कंटिन्यूड एक्टिविटी, ये ना आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है, बस इसमें डिफरेंसेस दे रखे हैं। अब जो हम पढ़ते हैं वो है इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स। मसल्स तीन टाइप के होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक, ये हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, तो अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द स्केलेटन एंड दिस इज कॉल्ड नॉन स्केलेटल मसल। क्या कहते हैं इसको? वॉलेंट्री मसल्स पढ़ रखा है हमने, चलो इसके बाद पढ़ लेंगे फिर। इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। इनवॉलेंट्री नाम से ही पता चल रहा है कि हम पे हमारा इस पे कोई बस नहीं है और स्केलेटल टिश्यू से ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन स्केलेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नॉन स्केलेटल कहते हैं। ये तुम जितने भी तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स है ना, जितने भी विसरल ऑर्गन्स है, ठीक है ना, उन सब की लेयरिंग किसकी होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स की होती है। ट्रांसवर्स लाइंस जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्केलेटल, कोई लाइन वाइन नहीं। तुम वैसे भी तुम सोचो ना, स्ट्राइटेड पढ़ा था ना जब हमने, तो उसमें लाइंस के बारे में मैंने तो बताया था ना उसके क्रॉस सेक्शंस में, तो इसमें वैसे कोई ट्रांसवर्स लाइन नहीं होती। क्या कहते हैं इसलिए इसको अनस्ट्राइटेड कहते हैं। इट्स कॉन्ट्रैक्शन दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द विल पावर ऑफ द एनिमल, सो इट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री। क्यों नाम है उसके रीजन है। इनवॉलेंट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे बस में इसका कॉन्ट्रैक्शन है नहीं। अनस्ट्राइटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स लाइंस जो है वो एब्सेंट है। नॉन स्केलेटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो स्केलेटल मसल्स पे है ही नहीं, ठीक है, स्केलेटल पार्ट पे है ही नहीं, वो तो विसरल ऑर्गन्स में है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया? नॉन स्केलेटल। तीन नाम, तीनों रीजन पता चल गया आपको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। तो इसको हम नॉन स्केलेटल नहीं कह के क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो अगर एग्जाम में स्मूथ मसल आ जाए तो देख के फिसलना नहीं है कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये क्या था। ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना, स्मूथली हैंडल करना उसको, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल है, इसके बारे में देखो, ये क्या होता है? छोटा सा होता है, स्पिंडल शेप होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ऐसे मान लो, ऐसे इस टाइप का। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दे रखी है,
ठीक है, छोटू सा स्पिंडल शेप विदाउट एनी ब्रांचिंग, ठीक है, नो स्ट्राइएशन, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ना तुम्हारी ये कंट्रोल में है, ना इसमें ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, ना ही इसको मतलब इसमें ट्रांसवर्स लाइन भी नहीं है, ठीक है, तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं है, ब्रांचिंग भी नहीं है, सब ना यहीं पर ही है। अब ऐसे याद करके मत चले जाना, मतलब मैं तुम्हें याद करने का एक वो बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो इसके सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स कनेक्शंस किससे होता है? थ्रू गैप जंक्शन। अगर मान लो गैप जंक्शन लिख के आ जाए, कहाँ पे जाना है? अभी के लिए यहाँ पे जाना है, वैसे दूसरा जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे, ठीक है। ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू दिस रीजन, दिस इज साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। तब से मैं जो तुम्हें पीछे बोल बोल के सार्कोप्लाज्म, सार्कोमियर, सार्कोलीमा, सार्को 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 इतना सार्को सार्को जो करा है वो क्यों करा है? क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में कैसे फाइबर्स पाए जाते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है। अब कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर जो है इसका मायोसिन होता है, ठीक है। किससे बना हुआ है ये? ठीक है, ये एक्टिन और मायोसिन दोनों से ही बना हुआ है। अब मायोफिब्रिल्स जो होते हैं एक्टिन और मायोसिन दोनों से बने होते हैं, बट इसमें क्या होता है? स्केलेटल मसल से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें कम होता है इसमें भी, बट स्केलेटल मसल कौन सा था? वॉलेंट्री, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाले। अब एक्टिन जो होता है वैसे इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। मायोफिब्रिल जो होती है इसकी फंक्शनल यूनिट होती है और इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांगली डिपेंडेंट किस पे करता है? कैल्शियम ईसीएफ में, मतलब जो कैल्शियम आयंस है उस पे, ठीक है। तो ये दो मसल्स तो तुमने पढ़ लिए, वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री में क्या था कि तुम्हारे बस में है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, अभी मैं अब चाहूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, मेरे बस में है ये। और इनवॉलेंट्री का क्या है? तुम्हारे बस में नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, ट्रांसवर्स लाइंस भी नहीं है। अब कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ मसल है जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिलों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? ये दिल में पाया जाता है, सिर्फ कहीं और नहीं पाया जाता है। सो योर हार्ट इज वेरी स्पेशल, ठीक है ना। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इट इज स्ट्राइटेड टाइप ऑफ मसल। तो ये ना ऐसा नहीं है कि ये स्मूथ मसल जैसा है ना, बस में ये तुम्हारे नहीं है, तो इसका वैसा क्या मतलब, वैसे हम क्या कहेंगे कि इसका जो नेचर है वो इनवॉलेंट्री है, क्योंकि हम जब चाहें तब हमारा हार्ट जो है वो फंक्शन नहीं करता है, वो एक रिदमिक उसका जो फंक्शन करने का तरीका है वो उसी हिसाब से फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसमें स्ट्राइएशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये दोनों के बीच का है, कंट्रोल नहीं होता है मतलब इनवॉलेंट्री, बट स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये देखो, इट इज स्ट्राइटेड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे लिख देगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। और क्या आएगा? स्ट्राइटेड टाइप, तुम मारोगे टिक -1, क्योंकि यहाँ पे क्या था? स्ट्रक्चर। तो ये छोटी छोटी चीजें देखना है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे है कि फंक्शन के बेसिस पे है, ये सारी चीजें मत भूलना। और खास करके ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन का एक पार्ट होगा पर स्टार्टिंग में गलत करवा देगा, तुम सोच नहीं पाओगे, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क हेल्प्स इन द प्रोपगेशन ऑफ इंपल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें किसके थ्रू इंपल्स पहुंचता है? इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। क्या होते हैं ये? इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। देयर मसल फाइबर्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। ब्रांच्ड होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और लंबे होते हैं। जबकि जो हमारा स्मूथ था वो छोटे थे, स्पिंडल शेप थे, अनब्रांच थे। ये बिल्कुल उसका उल्टा है, तो इसको ये कहीं पे भी नहीं फिट बैठता है, इसीलिए तो स्पेशल मसल है। कहाँ पे आता है ये? सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में आता है। Many transverse septors are found in the muscle fiber which are called as intercalated disc. Intercalated disc ऐसे septa type structure होता है जो कि impulse के propagation में help करता है। Due to septa, fibers are divided into many segments. Each segment is uninucleated और इसमें क्या होता है? Nucleus जो होगा वो single होगा। Each segment is called the individual cells. Dark and light lines are also found in the muscle fiber. It is also non-fatigue type muscle. अभी हम जितना फटीग वगैरह पढ़ रहे थे वो इसके लिए वैलिड नहीं होगा, ये फटीग हो गया तो फिर ठीक है। इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द विल पावर ऑफ एनिमल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट इज स्मूथ मसल। क्या आप लोग ये चीज समझ पा रहे हैं? है ना। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसा है? स्ट्राइटेड टाइप। फंक्शन के बेसिस पे कैसा है? स्मूथ टाइप। तो ये उल्टा कर दे तो तुम लोग वहां पे
सीधा ही आंसर करके आना, ठीक है, तुम लोग उलट मत जाना वहां जाके, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, देखो ये कौन सी मसल है, कौन सी मसल है ये जिसमें स्ट्राइसेंस है, ये कौन सी मसल है, ये स्पिंडल शेप कौन सा है, और ये तुम्हारा कौन सा है। यही डिफरेंसेस दे रखी हैं बहुत अच्छे से, इसको याद करना है कि दे आर प्रेजेंट इन द अपर एंड लोअर लिम। ये कहां पर होती है, आइरिश ऑफ द आई, ब्लैडर, सारे जो अंदर वाले विसरल ऑर्गन्स हैं वहां पर प्रेजेंट होती है। ये कहां पर प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है। अब देखो ये कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, ये कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, ये सिलिंड्रिकल होती है और ब्रांच्ड होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से देखते हैं, फाइबर्स आर अनब्रांच्ड, ये भी क्या होती है, अनब्रांच्ड। तो अगर ब्रांच्ड आए तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलता है, कार्डियक। ब्रांच्ड किसकी स्पेशलिटी है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स की, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये सारी चीजें ध्यान से देखना है कि अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड आए तो वो क्या होगा, स्ट्राइटेड मसल होगा, अगर ब्रांच्ड आए तो वो क्या होगा, कार्डियक मसल्स होगा। तो ये सारी चीजें आप खुद से बैठ के एक बार इसके जो डिफरेंसेस हैं उनको देखो कि इसमें लाइट और डार्क बैंड होती है, इसमें नहीं होती है, इसमें होती है, इसको सीएनएस कंट्रोल करता है, ठीक है, इसको सीएनएस और एएनएस दोनों कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी फटीग हो जाती है, इसमें फटीग होता ही नहीं है, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस एक बार आप खुद से करो कि इसका ओरिजिन क्या है, सॉरी इसकी ये खत्म हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली। अभी तक हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर क्या है एक्टिन और मायोसिन का, जो दो आपके कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन थे, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तीनों टाइप के मसल्स क्या हैं, इनकी फंक्शंस कहाँ हैं, कैसे काम करते हैं ये, ठीक है, ये सारा देख लिया। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो देख लेते हैं। ओरिजिन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, फिक्स्ड एंड ऑफ द मसल विच इज प्रॉक्सिमल, इंसर्शन कहाँ होता है, डिस्टल एंड ऑफ द मसल विच इज अटैच्ड टू द, इसकी ओरिजिन क्या होती है, फिक्स्ड मतलब प्रॉक्सिमल में पास, ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से करता है, पास से, और इंसर्शन कहाँ पर होती है, दूर से, ठीक है। इस एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, मसल फाइबर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई विच कैन बी नर्वस, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड मैकेनिकल, ठीक है। तो एक्साइटेबिलिटी ये होती है कि मसल फाइबर का कोई भी स्टिमुलस आए तो उससे रिस्पॉन्ड करना। अभी जैसे मैं तुम्हें अगर करंट लगाती हूँ, ठीक है, तब तुमको रिस्पॉन्ड करना है। कुछ केमिकल तुम्हारे हाथों पे बहुत इरिटेटिंग सा गिर जाए तब भी रिस्पॉन्ड करना है। तो किसी भी तरह का जो यहाँ पे किसी भी तरह का नहीं, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और थर्मल जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड करना इज द प्रॉपर्टी ऑफ मसल कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी, मतलब ये एक्साइट होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी, स्टिमुलस एक्टिंग इन वन रीजन ऑफ मसल फाइबर प्रोपगेट टू ऑल पार्ट्स विथ नो टाइम गैप, ठीक है। कंडक्शन का क्या मतलब होता है, कंडक्शन का तो यही मतलब होता है कि अगर एक पॉइंट पे हमने कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड किया तो उसका प्रोपगेशन थ्रू आउट द लेंथ हो जाना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होता है कि रिस्पॉन्ड करना किसी भी स्टिमुलस को, कंडक्टिविटी मतलब सारे के सारे इंपल्स जो है वो प्रोपगेट हो जाने चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ऑन बीइंग स्टिमुलेटेड द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, कि अगर हम तुम उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वैसे आपके काम का नहीं है, ठीक है, बट इतनी स्टिमुलस तो दो जितना उसको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, उतनी स्टिमुलस आपको प्रोवाइड ही करनी है, ठीक है। और ये ऑल और नन लॉ है, रिस्पॉन्स ऑफ मसल फाइबर इज मैक्सिमम वेदर द स्टिमुलस हैज थ्रेशोल्ड वैल्यू और सुप्रा थ्रेशोल्ड, मतलब मसल तुम्हारा रिस्पॉन्ड तभी करेगा जब एक पर्टिकुलर वैल्यू का स्टिमुलस आप उसको प्रोवाइड करोगे। पैरालिसिस क्या होता है, सप्लाई ऑफ मोटर नर्व इंपल्स कंप्लीटली कट ऑफ सो द फंक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज स्टॉप्ड, ठीक है। सिवरिंग इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल टू मेक बॉडी वार्म, ये कुछ कुछ छोटे मोटे टर्म्स हैं। पैरालिसिस में क्या होती है, अगर कोई इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है तो क्या होता है, जो तुम्हारा मोटर न्यूरॉन है जो क्या कर रहा था कि इंपल्स को लेके आ रहा था सार्कोलिमा तक, वो ही काम करना बंद कर देता है ना। उसमें अब कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से खत्म हो रखी है ना, तो वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे, पैरालाइज्ड, मतलब दैट पेशेंट इज पैरालाइज्ड, मतलब उसका मोटर न्यूरॉन अब बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं,
बाकी ये चैप्टर का जो मस्कुलर पार्ट था, कॉन्ट्रैक्शन था, वो खत्म हो रखा है। स्केलेटल पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम